ठीक है भाई, आज हम लोग सेकेंड यूनिट का जो सबसे आखिरी चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स उसको पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले क्या दिया, एनिमल टिश्यू। टिश्यू किसको कहते हैं, तो हम तुम्हें बताएं कि टिश्यू किसको कहते हैं। इससे पहले तुमने ध्यान दिया हो कि सबसे पहले लाइफ कहाँ बनी थी, पानी में बनी थी। और जो भी जीव बने थे वो ऐसा लगता था यूनिसेलुलर थे। समझने के लिए तुम अमीबा को समझो। और हम ये कहना चाहते हैं कि अमीबा सिंगल सेल का था। ऐसे समझो किसी कमरे में हम अकेले रहते थे, तो हम ही झाड़ू पोंछा करेंगे, हम ही सब्जी छीलेंगे, हम ही आटा छानेंगे, हम ही खाना बनाएंगे, हम ही खाएंगे। यानी कि अमीबा यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म जीवन के सारी एसेंशियल एक्टिविटीज खुद ही परफॉर्म करते थे। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो तुम जानते हो कि शरीर में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना शुरू कर दी। ऐसे समझो कि किसी कमरे में जिसमें हम अकेले रहते थे हमारे 10 दोस्त आ गए। अब ये संभव है कि जब 10 दोस्त आ गए तो किसी ने झाड़ू पोंछा कर लिया, किसी ने बर्तन साफ कर लिया, किसी ने आटा छील लिया, किसी ने सब्जी छील ली और हम जो है खाना खा लें। यानी कि ऐसा लगता है हमने आपस में काम का बंटवारा कर लिया, डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया ना। लेकिन हमने तुमसे कहा था, इसलिए तुमने सुना भी होगा कि स्पंजिज में डिवीजन ऑफ लेबर तो होता है, लेकिन परमानेंट होता है कि टेम्परेरी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, क्योंकि यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई सुप्रीम कमांडर नहीं है। तुम भी जानते हो स्पंजिज में गवर्निंग पावर अर्थात नर्वस सिस्टम नहीं बना था। जैसे जैसे और समय व्यतीत हुआ तुमने सबसे पहले हाइड्रा का नाम सुना था, और हाइड्रा में क्या हुआ, नर्वस सिस्टम बन गया अर्थात सुप्रीम कमांडर बन गया। और उसने सभी सेल्स पे निगरानी रखना शुरू कर दिया कि और उसने कहा कि जो झाड़ू पोंछा करेगा जीवन भर झाड़ू पोंछा ही करेगा, जो बर्तन साफ करेगा जीवन भर बर्तन ही साफ करेगा, जो आटा छानेगा। तो इस तरह से पहली बार बताते हैं टिश्यू बनना शुरू हुआ कहाँ से, सीलेंट्रेट से। तो हमने तुमसे बोला कि सेल टिश्यू कहते क्या है, टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, या ऐसे कह दो कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो 2-4 शब्द अपने मन से पढ़ लेना कि टिश्यू टर्म किसने दिया था, भाई टिश्यू टर्म दिया था बाइकाट ने। और हमने तुमसे बोला कि टिश्यू एलॉन्ग विद, वैसे टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं, और एलॉन्ग विद साइटोलॉजी इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किसको कहते हैं, मार्सेलो मेलपिगी को। वो क्या करते थे, टिश्यू को देखते थे और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते थे, और अपने नाम के आधार पर उन्होंने कई सारे टर्म दिए हैं। जैसे तुम्हें किडनी में मेलपिगियन बॉडी याद आई हो, जैसे काकरोच में मेलपिगियन टिब्यूल याद आया हो, यहाँ तक कि स्किन में की लेयर का नाम होता है स्ट्रेटम मेलपिगी, याद आया। तो इन्हीं को कहते हैं फाउंडर ऑफ। बात ये कह रहे थे कि जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ से टिश्यू शुरू हुए, यानी कि सिलेंट्रेटा से लेकर बाद तक कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बेसिकली उसमें 4 ही प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। और सबसे पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हम तुम्हें बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा बताएंगे मस्कुलर टिश्यू, और चौथा बताएंगे कौन सा, नर्वस टिश्यू। तो बेसिकली 4 ही प्रकार के सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू पाए जाते हैं। और हमने कहा था ये टिश्यू बनते कहाँ थे, तो तुम ऐसे समझो कि जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग जैसे मान लो मम्मी के यूट्रस में बन रहे हैं, मल्टी बॉडी में बन रहे हैं, और यहाँ से जाइगोट थी, और जब इस ओवा था, स्पर्म था, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में बार बार सेल डिवीजन हुआ, 2, 4, 8, 16 तमाम सारी सेल्स बनी, जिसका नाम था मारुला। मारुला के बाद ध्यान आया ब्लास्टुला बनती थी, और ब्लास्टुला बनने के बाद जितनी भी सेल्स होती थी एम्ब्रियोनिक बॉडी में, वो ऐसे 3 लेयर में अरेंज हो जाती थी। सबसे पहले तो सबसे अंदर वाली बनती थी, नाम होता था एंडोडर्म। दूसरे नंबर पर सबसे बाहर वाली बनती थी, नाम था का एक्टोडर्म। और जो बीच वाली लेयर होती थी सबसे बाद बनती है मेजोडर्म, सबसे बाद में बनती है। ये 2 बार सीपीएमटी में पूछा गया था कि फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लेयर किसको कहते हैं, एंडोडर्म को कहते हैं। अब हम तुम्हें गैस्ट्रुला स्टेज के बाद बताएं, एक हेडिंग पढ़ाई जाती है ऑर्गेनोजेनेसिस, जिससे ऑर्गन बनना शुरू हो जाए, और वो सारे ऑर्गन मिल जाए तो ऑर्गन सिस्टम बन जाए, और सारे सिस्टम्स मिल जाए तो पूरा इस तरह से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बात यह है कि कौन सा टिश्यू किस जर्म लेयर से बनता है। नर्वस टिश्यू हम कहते हैं पूरे शरीर का मालिक है, वही पूरे शरीर को गवर्न करता है। भगवान ने सबसे पहले उसी से पूछा होगा कि बेटा तुम किस जर्म लेयर से बनना पसंद करोगे। तो ऐसे समझो कि जो कोचिंग के टेस्ट में फर्स्ट आएगा, मान लो हमने ये कहा प्राइज रखा कि हम अपने वस्त्र दान करेंगे, तो सोचो जो टॉपर होगा वो शर्ट लेना पसंद करेगा कि बनियान। भाई देखो ऊपर जैसी भी शर्ट है आंखों से दिख तो रही है, मान लो बनियान में फटी हुई, तब तो हमने तुमसे कहा कि हम भी आलू खरीदने जाते, जामुन खरीदने जाते, ढेर लगा के वो लोग बेचते हैं, ऊपर के छांट के अच्छे आलू या टमाटर खरीदते हैं, नीचे कटे पिटे हरे आलू हो सकते हैं। तो इस टिश्यू ने कहा कि प्रभु हम तो सिर्फ आउटरमोस्ट लेयर से बनेंगे, अर्थात एक्टोडर्म बनता है, एक से बनता है। और नर्वस सिस्टम की ही बात नहीं,
इसका चचेरा भाई सेंसरी सिस्टम भी एक्टोडर्म से ही बनता है। और ये जो बीच वाले दोनों टिश्यू होते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ये सदा बीच वाली जर्म लेयर से बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं। ये अब मेसोडर्म से बनते हैं। और ये ऐसा लगता है कि नीट की रैंक में सबसे आखिरी रैंक का लड़का है, या कोचिंग के टेस्ट में आखिरी रैंक का लड़का है, तो इससे ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटा तुम्हें कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए। जो ये कहेगा प्रभु जहां भी एक सीट बची हो हमको बस किसी तरह लटका लो। तो ये कहते हैं तीनों जर्म लेयर की जूठन से बनता है, अर्थात ये एक्टोडर्म से भी बन सकता है। स्किन की एपिडर्मिस बेस्ट एग्जांपल है। ये मेसोडर्म से भी बन सकता है। सीलोम की इनर लाइनिंग अर्थात जो पेरिटोनियम होती है बेस्ट एग्जांपल होती है इसी की। और हम बताएं ये इंडोडर्म से भी बन सकता है। जब हम तो ब्लड वेसल्स पढ़ाएंगे उनकी इनर मोस्ट लेयर को ट्यून का इंटरना कहते हैं, वो इंडोडर्म से बनती है, इसलिए कभी कभी इसको इंडोथीलियम भी कहा करेंगे ना। इस तरह से हमने बताया कौन सी जर्म लेयर से कौन सा टिश्यू बनता है। फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू की। और नाम कितना अच्छा है, एपी माने होता है ऊपर, थीलिया माने ग्रो करना। इसका नाम बताता है कि हम ऐसे टिश्यू हैं जो सदा किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो किया करेंगे, ठीक है ना, वो ऐसे टिश्यू हैं। दूसरी बात हम तुम्हें बताएं कि चलो इसको पढ़ाएं, इससे पहले एक छोटी सी बात बताएं कि ग्रुप ऑफ सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस को चूंकि टिश्यू कहते हैं, तो मान लो हमने ये एक सेल बनाई और मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल बनाया, तो इनको चिपकाने के लिए हो सकता है हमने गुड़ की चाशनी ले ली और इस तरह से जो बना है ग्रुप ऑफ सेल, इसको टिश्यू तो कहेंगे, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, मस्कुलर टिश्यू हो सकता है, बस एपिथेलियल टिश्यू नहीं हो सकता है। तो एपिथेलियल टिश्यू को किसको कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू बनाने के लिए देखो इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो सेल की आवश्यकता पड़ी गई, ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं, और फिर इन सेल्स को चिपकाने के लिए बीच में ये चाहिए ग्राउंड मैट्रिक्स, या कह सकते हो सीमेंटिंग मटेरियल। जैसे किसी दीवार में दो ईंटा को चिपकाने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है, तो हम तुम्हें बताएंगे साथ साथ ग्राउंड मैट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना चाहते हो तो एक चीज और की भी जरूरत पड़ती है, और जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हमने तुमसे क्या कहा था कि पहले सब एक एक करके निपटा दें, क्योंकि ये ऐसा टिश्यू होता है जो सदा दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। मान लो जैसे स्किन है, इसी पर समझाएं तो स्किन में हम तुम्हें बताएंगे कि नीचे एक फाइब्रस लेयर होती है और इस लेयर को कहते हैं डर्मिस, इसको कहते हैं डर्मिस, और इसी के ऊपर एपिडर्मिस नाम की एपिथेलियम होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो डर्मिस के फाइबर होते हैं ये सरफेस पे आके ऐसे एक्युमुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना ये। और जैसे ऐसे समझो कि जैसे कभी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर साहब पहले बैंडेज बांधते हैं और फिर उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस चुपड़ जाते हैं, बन जाती है एक लेयर। तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर आए, इनके बीच में ग्राउंड मैट्रिक्स डिपॉजिट हो गया, तो जो कवरिंग बनी है, जो झिल्ली बनी है, यही कहलाती बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये हमेशा इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? कलेक्टिव टिश्यू से होती है। अब बात आई ग्राउंड मैट्रिक्स की, तो कुछ मत करो, ऐसा करो पानी में तुम पानी लो एक भगोना और उसमें घोल दो प्रोटियोग्लाइकन। क्या घोल दो? चाहे प्रोटियोग्लाइकन कह दो और चाहे इसी को कह दो ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कह दो? ग्लाइकोप्रोटीन बोल दो। देखो ग्लाइकन शब्द कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, यानी कि जब तुम पॉलीसैकेराइड पढ़ाएंगे तो मान लो ये ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बीच में कुछ अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन का अंश, इस तरह से। तो जो मेनली ये कार्बोहाइड्रेट से बना है इसलिए यहाँ प्रोटियोग्लाइकन कह सकते हैं। और जब अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और कहीं कहीं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट का अंश हो, तो फिर शब्द बोलना उचित होता है ग्लाइको प्रोटीन, और जो मेजर होता है वो बाद में नाम इसका लिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस पर तैयार कर लिया। अब बात है सेल्स की। सेल्स जो होती हैं हम तुम्हें बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बनने में 3 प्रकार की सेल्स भाग लेंगी। नंबर 1 स्क्वैमस सेल्स। कौन सी? स्क्वैमस सेल्स। देखो स्क्वैमस सेल्स समझनी हो तो ऐसे समझो जैसे बाथरूम में टाइल्स लगाए जाते हैं, टाइल्स जो होते हैं बड़े चपटे चपटे होते हैं, तो फ्लैटेंड सेल्स विद टेढ़ा मेढ़ा मार्जिन, फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर मार्जिन वाली सेल्स को हम स्क्वैमस सेल्स कहेंगे। और तुमने कभी कभी देखा हो कि जब भी रोड बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है, तो ईंट का आधा टुकड़ा बिछा दिया जाता है। आधा टुकड़ा मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। कुल मिला के कह सकते हो सेल जब ट्यूब लाइक इस्तेमाल किया जाए करेंगी तो ऐसे बने एपिथेलियल टिश्यू को क्यूबाइडल एपिथेलियल कहा करेंगे। और कभी कभी तुमने देखा हो कि जब छत बनाई जाती है, लेंटर डाला जाता है, तो ऐसे खड़े खड़े साबुत ईंट ऐसे बिछा दिए जाते हैं, लंबे लंबे टाल पिलर लाइक सेल्स जब बनाई जाए तो ऐसे सेल्स को हम कहा करेंगे, या टिश्यू को कहा करेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। क्या कहा करेंगे? कॉलमनर एपिथेलियम। हमने तुम्हें तीनों रॉ मटेरियल बता दिया है कि टिश्यू को बनने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना।
चलो अब हम तुम्हें बना के दिखाते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आखिरकार बनता कैसे है। तो हम तुम्हें ये बता चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यू अगर तुम्हें समझना है तो सबसे बढ़िया है, तुमने गांव में अगर कभी लेंटर पड़ते देखा हो, छत बनते देखी हो ना, छत बनते देखी हो, सबसे पहले क्या होता है, हमने देखा है कि क्या होता है, छत जब डाली जाती है तो सबसे पहले बांस बल्ली सटरिंग लगा के मिट्टी डाल डूल के कूट काट के एक समतल कर दिया जाता है। तो वो जो मिट्टी का पड़ाव तैयार किया गया वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू बनाने जा रहे हैं। फिर हमने देखा गांव में एक पॉलीथीन बिछाई जाती है मिट्टी के ऊपर, पॉलीथीन अर्थात ऐसा लगता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिछाई जाती है, और फिर इसी के ऊपर ईंटा बिछा दिए जाते हैं। ईंटा जब बिछाए जाते हैं ऐसे तो ईंटा के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है और उसी के बीच में सीमेंट मोरंग का मसाला डाल दिया जाता है, अर्थात ग्राउंड मैट्रिक्स अर्थात सीमेंटिंग मटेरियल डाल दिया जाता है ना। इस तरह से तैयार हो जाता है पूरा एपिथेलियल टिश्यू। अब इसी के आधार पर हम तुम्हें बताएं तो पहले 2-4 पॉइंट जान लो कि एपिथेलियम जिसका पूरा नाम है कवरिंग एपिथेलियम। कवरिंग मतलब जैसे जहां सरफेस वहां कवरिंग, जैसे ये बॉडी नाम का सरफेस है तो इसके ऊपर एपिडर्मिस नाम की कवरिंग पाई जाती है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू बताता है कि जहां सरफेस होगा वहां कवरिंग पाई जाती है। जैसे आलू होता, बैगन होता, जो सॉलिड बॉडी ऑर्गन्स होते हैं छिलका केवल उनके ऊपर पाया जाता है, लेकिन जो खोखले बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे समझो ये बुकलेट है और हमने तुमसे कहा जब तक ये अभी ठोस है तो कलर पेज ऊपर पाया जाता है, दाएं पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, इनकी सॉलिड बॉडी ऑर्गन्स पर चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है। लेकिन सोचो इसी से ट्यूब बना दे तो ये रंगीन पेज अब बाहरी सरफेस पर भी है और अंदरूनी सरफेस पर भी है। कवरिंग एपिथेलियम जहां सरफेस होगा वहां पाया जाता है, तो ट्यूबुलर बॉडी ऑर्गन के आउटर और इनर दोनों सरफेस पर पाया जाता है ना। एक बात। दूसरी बात हम तो बताएं कि जैसे तुमने देखा भी होगा बाथरूम में जब टाइल्स लगाए जाते हैं तो बिल्कुल दरार से दरार मिला दी जाती है ताकि व्हाइट सीमेंट ज़्यादा खर्च ना हो, अर्थात यहाँ पर सेल्स क्लोजली पैक्ड होती हैं, इसलिए कहा जाता है कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें लीस्ट ग्राउंड मैट्रिक्स खर्च होता है, ना कि बराबर ग्राउंड मैट्रिक्स खर्च होता है। तीसरी बात एक और बता दें कि हम तुम देखा हो कि जैसे गाँव में लेंटर डाल रहे और ईंटा पॉलीथीन बिछाई, इसके ऊपर ईंटा बिछाए और उसी समय ये पता चल गया कि मिट्टी में सांप का बच्चा दबा हुआ है। सांप का बच्चा ऐसा लगता ब्लड वेसल्स, तो हम तुम्हें बताएं ये ब्लड वेसल, अब सांप का बच्चा स्पेसमेंट मेम्ब्रेन को फोड़कर ऊपर नहीं आ सकता है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू में कभी ब्लड वेसल्स नहीं बनाई जाती हैं, मतलब ये नॉन वैस्कुलर टिश्यू है। तो फिर ये सेल्स जिंदा कैसे रहती है, इनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहां से मिलती है? तो बताते हैं जो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू की ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हीं से डिफ्यूजन द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रत्येक सेल को मिलती है, जिससे ये जिंदा रहती है। बात होता है ना। तो 2-3 पॉइंट याद रखना कि कवरिंग एपिथेलियम, फिर बता रहे हैं एक बार क्या, कि जहां सरफेस होता है वहां कवरिंग बनाता है, अर्थात जितने सॉलिड बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके आउटर ट्यूबुलर बॉडी ऑर्गन के आउटर इनर दोनों सरफेस पाया जाता है, लीस्ट ग्राउंड मैट्रिक्स वाला होता है, नॉन वैस्कुलर टिश्यू होता है और ब्लड सप्लाई कहां से होती है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड वेसल्स से होती है। अब डिपेंड ये करता है कि हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स की कितनी लेयर बिछाई है, उसी के आधार पर एपिथेलियम टिश्यू 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कहलाता है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कह दो चाहे कह दो सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम। सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम मतलब ये हुआ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई और उसके ऊपर सेल्स की अकेली एक लेयर बनाई, ये है मान लो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसी के ऊपर सेल्स की अकेली एक लेयर बनाई। अब हमने तुमसे कहा कि तो सिंगल लेयर्ड हो गई तो सिंपल एपिथेलियम कहलाएगी। अब डिपेंड करता है कि हमने आखिरकार बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स अरेंज कैसी की, क्या हमने टाइल्स जैसी चपटी चपटी सेल्स बिछाई है, क्या हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात क्यूब लाइक सेल्स बिछाई है, क्या टाल पिलर लाइक अर्थात हमने कॉलमनर सेल्स बिछाई क्या। हाँ, टाल पिलर लाइक जब बात आए तो ध्यान रखना कि न्यूक्लियस हमेशा इनका नीचे की तरफ बनाया जाता है, मतलब बेसल पार्ट में बनाया जाता है ना। इस तरह से हम ये बताना चाह रहे थे कि सिंपल एपिथेलियम स्वयं 3 प्रकार की होती है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेल्स पर। कौन कौन सी? नंबर 1 सिंपल स्क्वैमस, नंबर 2 सिंपल क्यूबॉइडल और नंबर 3 सिंपल ये वाला सिंपल कॉलमनर। ठीक है ना, सिंपल कॉलमनर। तो हम तुम्हें बताते हैं कि शरीर में कहाँ स्क्वैमस बनाई जाती है, कहाँ क्यूबॉइडल बनाई जाती है, कहाँ कॉलमनर बनाई जाती है। देखो तुम अपने मन से सोचो कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो चादर बनेगी, ये जो कवरिंग बनेगी वो सूती धोती जैसी पतली पतली होगी, ये जो कवरिंग बनेगी चादर बनेगी थोड़ी मोटी होगी मतलब कंबल मान लो, और ये बहुत मोटी ऐसे कवरिंग बनेगी इसको रजाई मान लो। और तुम सोच के बताओ तुम्हें चाय छाननी है तो सूती धोती से चाय छानोगे कि रजाई से चाय छानोगे? सूती धोती से, रजाई से मत छानना, तब तक तो पता चले बारात आके लौट गई तुम चाय नहीं पिला पाए, तो सूती धोती से चाय छानेंगे। एक बात। दूसरी बात बताना, चाय छानने के लिए धोती जो है सिंगल लेयर्ड होनी चाहिए कि ऐसे मल्टी लेयर्ड होनी चाहिए? भाई मल्टी लेयर्ड कर दो तो भी चाय आसानी से नहीं छन पाएगी। तो जहां छानने का काम होता है वहां हमेशा सिंपल एपिथेलियम अर्थात सिंगल लेयर्ड सूती धोती बनाई जाती है। तो हाँ,
मतलब ये हुआ कि स्क्वैमस एपिथेलियम का सबसे बड़ा काम होता है डिफ्यूजन का, और ये वहाँ बनाई जाती है जहाँ काम होता है सिक्रीशन का, और ये वहाँ बनाई जाती है वहाँ। जैसे हमने कहा था, मान लो चोट लग गई, खून बह रहा, तो अगर घाव के ऊपर सूती धोती वो भी सिंगल लेयर्ड बांधोगे तो खून जमीन पर टपकता रहेगा, लेकिन अगर मोटी सी रजाई बांध लोगे तो शायद जमीन पर खून टपकना बंद हो जाएगा, पूरा खून ये रजाई एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जहाँ एब्जॉर्प्शन करना होता है वहाँ हमेशा ये वाली एपिथेलियम बनाई जाती है। देखो मत भूलना, ये बायोलॉजी है, यहाँ कोई कूलम्स लॉ नहीं लगता, फैराडेज लॉ नहीं लगता है। हाँ, ये एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर तुम्हारे आंसर इससे निकल जाएंगे, इसलिए हमने ऐसे ज़बरदस्ती फंडा बना रखा, ठीक ना। तो अब बात आई थी सिंपल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, जहाँ डिफ्यूजन होगा। क्यूबाइडल कहाँ पाई जाएगी, जहाँ सिक्रीशन अर्थात श्रावण का काम होगा। कॉलमनर कहाँ पाई जाएगी, जहाँ अवशोषण का काम होगा, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। एग्जाम्पल के लिए तुम देख लो जरा एक बार, जैसे हम तुम्हें बताएं कि हमारे लंग्स होते हैं और लंग्स में छोटे छोटे अंगूर जैसे पाए जाते हैं, क्या कहते हैं उनको, एक वचन एल्वियोलस कहते हैं, बहुवचन एल्विलाई कहते हैं। अब जैसे अंदर सोचो कि ये लंग के अंदर ऐसे ही थोड़ा बना दिया, ठीक है ना, मान लो ये है एक अंगूर है, एक एल्वियोलस है, और यहाँ पर क्या होता होगा कि ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी और इसके बीच यहाँ लेन देन होता होगा। ऑक्सीजन छन छन के अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड छन छन के बाहर आएगी। तो अगर हम तुमसे ये पूछें यहाँ छानने का काम होता है, मतलब यहाँ डिफ्यूजन काम होता है, तो हमें सोच के बताओ कि एल्विलाई की दीवार किस प्रकार की एपिथेलियम का एग्जाम्पल होनी चाहिए, तो कहोगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन अर्थात छानने का काम होता है। इसी तरह हम तुम्हें एक और एग्जाम्पल बताएं, जब तुम्हें किडनी बताएंगे तो किडनी के अंदर इस तरह से हम तुम्हें कुछ पाइपलाइन बताएंगे जिनका नाम होगा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम होगा, यहाँ पर ब्लड छना करेगा, तब जाके ऐसे यूरिन बना करेगा। तो हम तुम्हें बताएं, और छानने का काम होता है तो कहाँ कैसे होनी चाहिए, स्क्वैमस। तो उसी समय बताएंगे कि ये मान लो वोमेन कैप्सूल की आउटर वॉल है, ये मान लो इस वोमेन कैप्सूल की इनर वॉल है, क्योंकि यहीं पर इधर से ब्लड आया करेगा और डिफ्यूजन हुआ करेगा, छाने का काम हुआ करेगा। तो इस तरह से बताएंगे कि जो वोमेन कैप्सूल की दीवार होती है ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होनी चाहिए ना। तो आउटर वास्तव में इसी की होती है, अंदर होती तो सिंपल स्क्वैमस ही है, बस उसकी चपटी चपटी सेल्स में ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेस निकल आते हैं जिससे वो ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ आसानी से लिपट जाए। तो बस स्यूडोपोडिया लाइक प्रोसेस के चक्कर में अंदर वाली सेल्स को पोडोसाइट कह देते हैं, वरना नेचर वाइज ये भी स्क्वैमस ही होती है, बात होता ना। फिर इसी तरह हम तुम्हें बताएंगे कि जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, अब ब्लड वेसल्स में आर्टरी भी आती हैं, वेन्स भी आती हैं, कैपिलरीज भी आती है। तुम भी जानते हो कि ब्लड और किसी चीज के बीच लेन देन सिर्फ कैपिलरीज की दीवार से होता है। तो जो कैपिलरीज होती है यही बना देते, भले ही आर्टेरियल है, तो कैपिलरीज की दीवार से भी हो सकता है इधर छन छन के यूरिया आए, हो सकता है इधर से छन छन के मिनरल्स आए, हो सकता है डिफ्यूज होकर पानी आए। तो ब्लड कैपिलरीज की दीवार भी कैसी होनी चाहिए, सिंपल स्क्वैमस ही होनी चाहिए ना। तो जहां डिफ्यूजन का काम होता है वहां सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनाई जाती है। बस एक बात अलग से ध्यान रखना कि जैसे तुम जानते हो हम लोग यू सिलोमेट हैं, यू माने ट्रू, सिलो माने बॉडी कैविटी, हम लोग ट्रू बॉडी कैविटी वाले होते हैं। और हम तुम्हें बताएंगे कि अगर हमारा पेट फाड़ के देखो तो अंगों के बीच और बॉडी वाल के बीच खाली जगह होती है, यहाँ अंदर साइड से लगता है कोई पॉलीथीन जैसी चिपकी है, और इसी इनर लाइनिंग को कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। तो ये भी अलग से याद रखना कि जो पेरिटोनियम है वो भी इसी का एग्जाम्पल होती है, सिंपल स्क्वैमस। पता है ये जो थोरेसिक कैविटी है, यहाँ पर बीच में एक दीवार होती है, इस पार्टीशन को किसी दिन हम पढ़ाएंगे कि मीडियास्टनम कहते हैं, और इस मीडियास्टनम के अंदर भी एक कैविटी होती है जहां दिल रखा जाता है, हार्ट होता है। तो और इधर वाली जो कैविटी है इसमें लंग्स बनाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, चूंकि यू सिलोमेट है, जहां बॉडी कैविटी वहां इनर लाइनिंग जरूर बनाएंगे। तो यहां पर भी हम तुम्हें कभी बताएंगे कि इस तरह से कवरिंग पाई जाती है, और इसका नाम प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं। इधर भी होती है, उधर बनाएंगे नहीं, यहां पर भी ऐसी कवरिंग बनाते हैं जिसको पेरिकार्डियम, क्योंकि पेरी माने चारों तरफ, कार्डिया माने हार्ट। तो इस तरह से चाहे पेरिटोनियम हो और चाहे प्लूरल मेम्ब्रेन हो, पेरिकार्डियम हो, ये सब जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ही बनी होती है। बात होता है ना। इस तरह से हमने तुम्हें एक बात बताई सिंपल स्क्वैमस कहाँ पाई जाती है। अब बात आई इसकी क्यूबाइडल, चूंकि क्यूबाइडल का अभी फंक्शन बताया था, सबसे बड़ा काम क्या होता है, सिक्रीशन देना। और सिक्रीशन देते हैं कौन, सिक्रीशन देने वाले को सदा हम लोग ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। जैसे तुमने सुना हो, चलो हमने स्किन बनाई है और स्किन में जैसे ग्लैंड पाई जाती हैं, तो बताते हैं जो ग्लैंड होती हैं उनकी डक्ट में ज़्यादातर क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है, क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है डक्ट में ना। इस तरह से हमने कहा था ग्लैंड जो होती है, तो अगर जैसे कोई पूछे तुमसे कि चलो हमें थायराइड ग्लैंड का काट के दिखाओ डायग्राम, थायराइड ग्लैंड ये बनाई, उसमें अंदर ग्राउंड मैट्रिक्स को कभी बताएंगे
स्ट्रोमा कहते हैं, और फिर ऐसे थैला पाए जाते हैं जिनको फॉलिकल कहते हैं। इनकी दीवार में सेल्स होती हैं, यही सेल्स T3 या T4 हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो अब जो सिक्रेशन देता है वो ग्लैंड कहलाता है। तो क्या हमें बताना पड़ेगा कि थायराइड की जो फॉलिकुलर सेल्स होती है किस नेचर की होंगी? क्यूबाइडल नेचर की होंगी, क्यूबाइडल नेचर की ना। तो इस तरह से सिक्रीटरी टिश्यू हमेशा क्यूबाइडल एपिथेलियम को दर्शाता है, वहां पाया जाता है। लेकिन बस थोड़ा बायोलॉजी है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहलाती है। जैसे अभी हमने स्किन तुम्हें बना के दिखाई थी ना, मान लो ये स्किन है। अब तो पढ़ा ही नहीं जाता, पहले स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती थी उसको एपिडर्मिस कहते थे, उसमें स्वयं बहुत सारी लेयर होती थी। हम ऐसे एक फार्मूला बना लेते थे, कोलोग्रेस्मा, अर्थात सबसे अंदर की जो लेयर बनाई जाती थी उसे मां से याद आता है, उसको मेलपीगी कहते थे, स्ट्रेटम मेलपीगी, ठीक है ना। और चूंकि इन्हीं सेल्स में डिवीजन होता है जिससे सेल्स खिसक खिसक के ऊपर जाती है, इसलिए कभी कभी इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते थे। चूंकि जिस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था इसी के नाम पर स्ट्रेटम मेलपीगी भी कहते थे। और इसकी सेल्स कॉलमनर होती हैं, टाल पिलर लाइक होती हैं, सिलेंडर जैसी होती है, इसलिए इसको स्ट्रेटम सिलेंड्रिकम भी कहते थे ना। तो चूंकि इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी कहते हैं, तो हम तुम्हें बताएंगे कि स्किन की जो जर्मिनल लेयर होती है वो अलग से याद रखना, वो तो कॉलमनर है। लेकिन जब हम तुम्हें गुनैड्स बनाएंगे, टेस्टिस या ओवरी बताएंगे, तो हम तुम्हें बताएंगे कि मान लो ये है हमारे टेस्टिस, ठीक है ना, ये हमारे टेस्टिस। और इन्हीं टेस्टिस में ऐसे एक मीडियास्टम टेस्ट दीवार होती है, इसी में ऐसे उंगली धसा दी जिससे इन्वेजिनेशन से छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल में ऐसे ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स रखी होती है, इन ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में ऐसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर वाली सेल ही बनाई जाती हैं। ये अलग है, बीच में कुछ टाल पिलर लाइक बना लेते हैं, तो इसको तो कहते थे सर्टोली सेल। मगर ये जो सेल्स हैं इन्हीं से स्पर्म बनते हैं। तो गुनैड्स की जर्मिनल एपिथेलियम जब पूछी जाए तो क्यूबाइडल होती है, स्किन की जर्मिनल एपिथेलियम कॉलमनर होती है। अलग से याद रखना, गुनैड्स में दोनों चीजें आती है, चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो। एक अलग से बात याद रखना जो बिना फंडे के याद रखनी पड़ेगी, कि जैसे हम तुम्हें बताएं, जो अभी हमने तुम्हें यूनिफेरस ट्यूब्यूल बताई थी, तो एनसीईआरटी के अनुसार पूरी एनसीईआरटी के अनुसार पूरी रीनल ट्यूब्यूल जो होती है इसकी दीवार में भी क्यूबाइडल होती है। कैसी होती है? क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। तो रीनल ट्यूब्यूल की वाल में भी क्यूबाइडल पाई जाती है। अब बात है कॉलमनर। अभी कहा था कि कॉलमनर एपिथेलियम जहां बनाई जाएगी वहां मोटी रजाई जैसी छिलका बना के कवरिंग बनेगी, और रजाई का काम था एब्जॉर्प्शन करना। तुम भी जानते हो कि हम खाना खाते हैं, और खाना जो होता है देखा जाए तमीज से स्टमक से डाइजेस्ट होना शुरू होता है, फिर इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होता है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में तुमने सुना भी होगा, तो एल्कोहल तो स्टमक की दीवार से ही एब्जॉर्ब हो जाता है, सिंपल शुगर तो एल्कोहल स्टमक की दीवार से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से हम तुम्हें कहेंगे कि स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, इनकी जो दीवार होगी अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। इसलिए माना जाता है स्टमक से लेकर लास्ट तक जो इनर लाइनिंग होती है, जो म्यूकोजा होती है, वो हमेशा कैसी होती है? कॉलमनर होती है। समझो ना। इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि कौन सी एपिथेलियम कहां बनाई जाती है। तो अभी तो हमने सिंपल एपिथेलियम बनाई, अब बात आई मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। चाहे मल्टी लेयर्ड कह दो और चाहे उसी को कंपाउंड एपिथेलियम कह दो, चाहे कंपाउंड एपिथेलियम कह दो, या कभी कभी इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ स्ट्रेटा माने परत होता है यहाँ, अर्थात जब भी डायग्राम बनाएंगे तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, लेयर के ऊपर लेयर, परत के ऊपर परत, स्ट्रेटा के ऊपर स्ट्रेटा ना। तो इसलिए इसको कभी कभी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं ना। लेकिन यहाँ एक और लफड़ा भी देखा जा सकता है। हो सकता है अंदर की सेल्स हमने कॉलमनर बना दी हो, बीच में कुछ क्यूबाइडल बना दी हो, और सबसे ऊपर फ्लैट अर्थात स्क्वामस सेल्स बना दिए। तो समझ में नहीं आता कि इस मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम को क्या कहें। मामला काफी जटिल हो गया, कंपाउंड एपिथेलियम इसीलिए कहा जाता है। बात होता है ना। एक बात। दूसरी बात हम तुम्हें बताएं, जो सिंपल एपिथेलियम थी उसमें चूंकि एपिथेलियल टिश्यू नॉन वैस्कुलर होता था, तो नॉन वैस्कुलर होता था, तो वहाँ तो सेल्स की सिंगल लेयर ही होती थी। नतीजा प्रत्येक सेल को अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स से खूब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाता था, इसलिए प्रत्येक सेल हेल्दी होती थी और उसमें खूब सेल डिवीजन की क्षमता होती थी। लेकिन जो मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है, जैसे इसके ऊपर और लेयर बना दें, और लेयर बना दें, और लेयर बना दें, ऐसे मान लो तमाम लेयर बनाएं, तो यहाँ दिक्कत क्या आने लगती है कि
जो अंडरलाइंग सबसे जो इनरमोस्ट लेयर की सेल्स है इनको तो पर्याप्त ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाता है, ये तो खूब एक्टिव रहती है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स ऊपर खिसकती चली जाती हैं इनकी ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होती चली जाती है, नतीजा ये सेल्स भूख के मारे मरने लगती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कंपाउंड एपिथेलियम में जो इनरमोस्ट लेयर की सेल्स होती है सिर्फ इन्हीं में सेल डिवीजन की पावर होती है, अर्थात इन्हीं में रीजनरेशन की क्षमता होती है, बाकी ऊपर की सेल्स डेड भी हो सकती है ना। अब कंपाउंड एपिथेलियम भी इसी आधार पर कि इसके बनने में कौन किस प्रकार की सेल्स भाग ली, इसके आधार पर यह भी हो सकती है कंपाउंड स्क्वैमस हो सकती है, या फिर कंपाउंड क्यूबॉइडल हो सकती है, या फिर कंपाउंड कॉलमनर हो सकती है, तीनों प्रकार की हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है। लेकिन हम तुम्हें बताएं कि कंपाउंड एपिथेलियम जहां पर भी बनाई जाती है बॉडी में कहां बनाई जाती है, ये कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड है, इसका काम डिफ्यूजन का नहीं होता है, सिक्रीशन का नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। कंपाउंड एपिथेलियम का एक ही उद्देश्य होता है घर्षण से हमारी सुरक्षा करना, अर्थात ये हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन देती है, अब्रेजन देती है। तो तुमने जहां इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड एपिथेलियम हर उस जगह बनाई जाएगी जहां शरीर में घर्षण होने का चांस है। जैसे ये स्किन है, बताओ यहां घर्षण अर्थात फ्रिक्शन है कि नहीं, तो हम तुम्हें क्या बताएं, ध्यान हो बचपन में गांव में क्या करते लोग सर्दियों में पत्थरी से रगड़ रगड़ के नहाते थे, पत्थर से रगड़ रगड़ के, कितना घर्षण होगा, बिना बिस्तर बिछाए चारपाई पे लेट जाते हैं, कितना घर्षण होगा। तो इसका मतलब हमें क्या बताना पड़ेगा कि स्किन की जो एपिडर्मिस है वो किस प्रकार की एपिथेलियम होगी, सिंपल या कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियम होगी, घर्षण है यहाँ। तो हाँ, अब कंपाउंड में भी कौन सी होगी, तो तुम थोड़ा सा इनको भूल जाओ, तुम्हें जहाँ घर्षण दिखाई दे तुम 99% वहाँ ये आंसर ठोक देना, सही होगा कंपाउंड स्क्वैमस। जैसे ये गाल है, बताओ यहाँ घर्षण है कि नहीं, अरे भाई रेजर चला चला के दाढ़ी मूछ बनाते हैं, कितना घर्षण होता होगा, तो यहाँ पर कौन सी कवरिंग होगी, कंपाउंड स्क्वैमस। जैसे उंगली है, बक्कल कैविटी है, और इसके अंदर की इनर लाइनिंग होगी जहाँ सरफेस कवरिंग होगी, तो यहाँ पर अंदर फ्रिक्शन है कि नहीं, मक्का की रोटी खाते बड़ी खुरदरी होती है, सुपारी पान खाते बड़ा खुरदरा होता है, और कई बार तो उंगली डाल डाल के कुल्ला करते हैं, तो यहाँ खूब अंदर घर्षण हो सकता है, घर्षण होता है, इसलिए हम कहेंगे इनर लाइनिंग ऑफ जो बक्कल कैविटी है ये भी स्ट्रेटिफाइड अर्थात कंपाउंड स्क्वैमस होती है। जैसे नाक में उंगली डाल के रगड़ते हैं, कंपाउंड स्क्वैमस होगी। अच्छा, वैजाइना का किसी की याद रहेगा, अरे ठीक है हम लोगों में नहीं, फीमेल में है, तो वैजाइना की भी इनर लाइनिंग अर्थात म्यूकोजा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जांपल होती है। ये अलग बात है कि अगर ये सरफेस ड्राई है तो इसको कहेंगे क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। और अगर जैसे बक्कल कैविटी है अंदर गीली रहती है, नेजल कैविटी है, वैजाइना है, तो जहां वेट सरफेस होते हैं वहां नॉन क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, और जहां ड्राई सरफेस होते हैं वहां क्रेटिनाइज्ड बोला जाता है। याद आया? अच्छा एक बात बताओ, फ्रिक्शन जो होता था देखे कौन बताएगा, बक्कल कैविटी समझ में आ गई। अब चलो इसके बाद ये स्टमक आ गया, ये आ गया, तो हम तुम्हें बोलना चाहते हैं कि घर्षण जब यहाँ रोटी चबाते हैं बोलस बन जाता है, लुगदी को बोलस कहते हैं ना, तो घर्षण है, और यहाँ तो घर्षण है, यहाँ बक्कल कैविटी में तो होना चाहिए कंपाउंड स्क्वैमस, लेकिन हमें कोई सोच के तो फायरिंग्स में कैसा होना चाहिए, ईसोफेगस में कैसी इनर लाइनिंग होनी चाहिए। तो कई बार देखा खाना खाते हैं ऐसा लगता है रगड़ता हुआ नीचे जाता है, में पानी देना, तो हम लोग ऐसा लगता है यहाँ तक लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस तक बड़ा घर्षण है, और हम तुम्हें बोले इसलिए बक्कल कैविटी से लेकर लोअर एंड तक हमेशा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ही होती है। हाँ, ये अलग बात है कि स्टमक में तो तेजाब भरा होता है, और तेजाब में जब ये लुगदी आके गिरती है तो वही होता है जैसे पानी भरी बाल्टी में पत्थर जैसा चूना डाल दें और रात भर रखा रहे तो क्या हो, चूना फूल जाता है, और फिर थोड़ा सा हाथ से लाओ तो वो चूना पत्थर गायब हो जाता है, गल जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। तो ऐसे स्टमक में भी होता है, जब भोजन आता है तेजाब में फूल जाता है, और यहाँ पेरिस्टाल्सिस होती रहती है जिसकी वजह से ये लिक्विफाई हो जाता है, और लिक्विड को, इस लिक्विड को कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। काइमचूड़ का नाम सुना, उसी से या इसी से बनाया गया। तो हम तुम बताते हैं कि जो लिक्विड होते हैं, जो गैस होती हैं, उनमें उतना घर्षण नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि छत में खड़े थे और तेज हवा आई और रगड़ के खून निकलने लगा, ऐसा कभी नहीं सुना होगा गंगा जी में डुबकी लगाई और रगड़ के खून निकलने लगा। तो लिक्विड और जहाँ फ्रिक्शन नहीं वहाँ हमेशा सिंपल एपिथेलियम बनाएंगे, जहाँ फ्रिक्शन होता है वहाँ कंपाउंड एपिथेलियम बनाएंगे। याद आया? तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है कि, और ज़्यादातर तो हमेशा कंपाउंड स्क्वैमस ही बनाना। हाँ, ये अलग है कि जैसे डक्ट ऑफ पैनक्रियाज वगैरह होती है वहाँ क्यूबॉइडल भी हो सकती है, और कॉलमनर कहाँ होती है? लोअर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में हो सकती है ना, तो इस तरह से यूरेथ्रा में हो सकती है। ये हमने तुम्हें एपिथेलियल टिश्यू की कुछ बातें बताई। एक और बात बता दें छोटी सी, कि ये तो हमने ऐसे दो ही प्रकार की मानी जाती है स्क्वैमस वो एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन बताते हैं तमाम इसमें मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, हाँ, जैसे सबसे पहला मॉडिफिकेशन है, और अभी जो मॉडिफिकेशन बताएंगे भी वो हम तुम्हें सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम के बताएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला शब्द है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसको कहते हैं? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसको कहते हैं? तो हम तुम्हें बोलेंगे
कि ऐसी कहीं की भी इनर लाइनिंग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, पहले हम तो बताएं, हम भी समझते थे कि टूथब्रश जैसे जहां ब्रसिल्स हो उसको कहते होंगे ब्रश बॉर्डर, ऐसा नहीं। देखो जैसे मान लो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो हम तुम्हें किसी दिन बताएंगे कि माना कि स्टमक की दीवार से चीज़ें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से होता है। डाइजेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे हम लोग जो है 8 से 9 लीटर फ्लूइड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की दीवार से एब्जॉर्ब करते हैं। ये अलग बात है कि इसमें से अकेले 7.5 लीटर पर डे फ्लूइड जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से एब्जॉर्ब करते हैं और 1.5 लीटर अदर दूसरी जगह से एब्जॉर्ब करते हैं। तो मतलब मेजर पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि इसका मतलब भाई तुम भी जानते हो कि चाय छानोगे, चादर जितनी बड़ी होगी तो चाय उतनी आसानी से छन जाएगी, उतनी आसानी। तो भगवान ने क्या किया, हम लोगों की जो इलियम है, हम लोगों की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे मान लो अभी हमने छोटा सा अलग बना लिया, ऐसा लगता है यहाँ पे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाए, लेकिन उसी में क्या किया भगवान ने, ऐसे प्रोसेस निकाल दिए, फिंगर लाइक प्रोसेस निकाल दिए, तब इनके ऊपर ऐसे कॉलमनर सेल्स बनाएंगे, क्योंकि जहाँ एब्जॉर्प्शन है वहाँ कॉलमनर एपिथेलियम होनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस निकाले हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इन्हीं का नाम होता है बिलाई। क्या नाम होता है? तो एपिथेलियम विद बिलाई एंड माइक्रोबिलाई, इनको तो कहा जाता है बिलाई। और जो कॉलमनर सेल्स बनाई, इनके फ्री एंड पर भी कभी कभी माइन्यूट प्रोजेक्शंस निकल आते हैं, और ये जो ऊपर माइन्यूट निकल आए इनको कहा जाता है माइक्रोबिलाई। बताते हैं बिलाई से 10 गुना सरफेस एरिया बढ़ता है, माइक्रोबिलाई से 20 गुना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस तरह से हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का 200 गुना सरफेस एरिया तो बिलाई और माइक्रोबिलाई से बढ़ जाता है। 3 गुना किसी और से बढ़ता है, जिसको फोल्ड ऑफ कर्करिंग कहते हैं या बेलबुली कॉन्जुगेंटिस कहते हैं। तो इस तरह से कहानी होती है। तो जहां ऐसी एपिथेलियम जहां पर बिलाई और माइक्रोबिलाई हो, देखो तुमने वो स्वेटर देखो जिनको छुओ तो मखमल जैसे मुलायम लगते हैं, वेलवेट लाइक फीलिंग देने वाली इसी एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। ये वही बनाई जाती है जहां बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो यहाँ कहाँ पाई जाएगी? स्टमक में, इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइन में। जैसे अब तो बता ही नहीं जाता है, वरना हम तुम्हें बताएं, जब हम तुम्हें किडनी के अंदर यूनिफेरेस्टिबुल बताते थे तो ये कहा जाता था कि बोमेन कैप्सूल में तो चलो चीजें छनी, इसके बाद यहाँ पर एक क्वाइल्डेड पार्ट होता था, बलेआकार कन्वोल्यूटेड पार्ट होता था, इसको कहते थे पीसीटी, कहते थे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर अंग्रेजी के ऐसे यू जैसा पार्ट होता था, इसको तो कहते थे हेनले लूप कहते थे, और फिर ऐसे हो जाता था। तो हम तुम्हें ये बताते थे, उस समय बताएंगे कि यहाँ से जो कुछ छन छन के इधर आता है, जो कुछ छन छन के आता है, अब 180 लीटर उस दिन बताएंगे कि पर डे हमारे दोनों किडनी मिला के इतना फिल्ट्रेट छन जाता है। और 180 लीटर हमने कभी यूरिन तो पास नहीं की, क्योंकि 180 लीटर मतलब 1 ड्रम होता है, 1 ड्रम कभी वैसा थोड़ी करते, हम लोग 1.5 लीटर के आसपास करते हैं, 1.4 लीटर के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ था जो कुछ छन के यहाँ आया वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सब वापस ले ली जाती, री एब्जॉर्ब कर ली जाती, इधर से री एब्जॉर्ब कर ली जाती ना। तो अब जब री एब्जॉर्प्शन भी होता है तो हम बताएंगे अकेले 75% री एब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जाता है। कहाँ पर? 75%। बाकी यहाँ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, कुछ यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन मेजर पोर्शन पीसीटी की दीवार से एब्जॉर्ब होता है। और जहाँ बहुत एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ बहुत सरफेस एरिया चाहिए, जहाँ बहुत सरफेस एरिया चाहिए वहाँ माइक्रोबिलाई और बिलाई बनाए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी? रीनल ट्यूब्यूल के पीसीटी में भी पाई जाएगी ना। इस तरह से हमने तुम्हें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की बात बताई। दूसरी बात है, इसी तरह एक शब्द होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या? सिलिएटेड एपिथेलियम, थोड़ा सा छोटे छोटे मॉडिफिकेशन है। देखो कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई कवरिंग, ऐसी कोई एपिथेलियम जहां पर हेयरी आउटग्रोथ अर्थात सिलिया निकल आए तो उसको सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। कहां पाए जाएंगे? हम तुमसे बताते हैं शरीर का कोई भी ट्यूबुलर ऑर्गन हो और उसमें किसी चीज को एक निश्चित दिशा में भेजना हो, भगवान हमेशा उसकी इनर लाइनिंग सिलिएटेड बनाते हैं। जैसे नेजल कैविटी है, यहाँ से म्यूकस निकलता है, और म्यूकस जो होता है अगर ग्रेविटी के चक्कर में इधर से टपकता रहा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसकी दीवार में सिलिया बनाए, और वो सिलिया ऐसे पीछे को फड़फड़ाते रहते हैं, जिससे म्यूकस यहाँ तो बक्कल कैविटी में आता है, इसके बाद हमारे ऊपर या तो बाहर थूक देते या उसको स्वालो कर जाते हैं। तो समझे ना, इसी तरह से रिलेटेड होती है। जैसे फैलोपियन ट्यूब होती है, और सोच के देखो फैलोपियन ट्यूब में मान लो इधर से ओवरी से ओवा निकला, अब ओवरी से जब ओवा निकला तो दुनिया की प्रत्येक चीज हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाती है, ये ओवा इधर क्यों जाता है? और मान लो किसी तरह यहाँ से आ भी गया तो भी इसको नीचे गिरना चाहिए, ये यूट्रस की तरफ ही क्यों जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो हम तुम्हें बताएंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब की दीवार है ये सिलिएटेड होती है, और सिलिया यूट्रस की तरफ फड़फड़ाते हैं तो जाके यूट्रस की तरफ पुश कर दिया जाता है। तो कोई भी ट्यूबुलर
आर्गन जहां किसी भी चीज को एक निश्चित दिशा में भेजना हो तो हमेशा हमने तुम्हें बताया उसकी इनर लाइनिंग सिलिएटेड ही बनाई जाती है। अच्छा सोच समझ पाए हो तो बताओ, जैसे मान लो ये नेफ्रॉन है, अब एनसीईआरटी भले नहीं मानती है वरना कप लाइक पोर्शन तो बोमेन कैप्सूल कहते हैं, छोटे से स्ट्रेट पार्ट को नेक कहते हैं, गर्दन कहते हैं ना, और इसके बाद होती है पीसीटी की शुरुआत। ठीक है, तो पीसीटी में चलो हम बता ही चुके क्यूबाइडल होगी मगर बिलाई और माइक्रोबिलाई वाली होगी। सब बात ये है कि इधर से ब्लड छना और छन के यहाँ आया। सोचो ये सारा फिल्ट्रेट यहीं अगर भरता रहा और यहाँ से हटाया नहीं गया तो और छन के आना बंद हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, ये जो नेक होती है इसकी दीवार में जो सेल्स बनाई हैं इनकी सेल्स में ऐसे हेरी आउटग्रोथ बना दी, सिलिएटेड बना दी, और जब ये सिलिया पीछे की तरफ फड़फड़ाते हैं तो यहाँ से फिल्ट्रेट पीछे पुश कर दिया जाता है, जगह खाली हो जाती और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता ना। तो इस तरह से हमने तो बताया सिलिएटेड एपिथेलियम वहाँ पाई जाती है जहाँ किसी चीज़ को निश्चित दिशा में भेजना हो। याद आया सिलिएटेड एपिथेलियम। इसके बाद एक शब्द है सिलिएटेड के बाद, बस थोड़ा हेडिंग देख लें। अब हमने तुमसे कहा सिलिएटेड एपिथेलियम और इसके बाद हेडिंग है मान लो न्यूरोसेंसरी। एक शब्द है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो माने फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किसको कहते हैं? तो तुम ध्यान करो हमने क्या कहा था कि जहाँ घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, वहाँ हमेशा स्ट्रेटिफाइड पाई जाती है और इसके नाम में स्यूडो जुड़ा। ये न तो पूरी तरह सिंपल जैसी लगेगी न ही मल्टीलेयर्ड जैसी लगेगी। देखो जैसे लैरिंग्स हैं, जैसे ट्रैकिया है, क्या होता है यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन तो बनाई जाती है और इसके ऊपर सेल्स अरेंज की जाती है, लेकिन सेल्स कुछ ऐसे अरेंज की जाती हैं कि कुछ सेल्स दूर से देखने पर लगता है नीचे हैं, कुछ ऊपर है ना, कुछ ऐसे नीचे की तरफ लगती हैं और कुछ ही ऊपर की तरफ लगती हैं। तो दूर से देखो तो यहाँ दो लेयर लगती हैं, एक नीचे वाली सेल्स की लेयर, एक ऊपर वाली लेयर की। जबकि सच्चाई है कि कोई सेल किसी के ऊपर नहीं बनाई, सारी सेल्स डायरेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, तो यहाँ लेयर के ऊपर लेयर नहीं है, तो इसको कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ना। बस दूर से लगती है कि स्ट्रेटिफाइड है नहीं। तो हमने तुमसे कहा था कि ये वहां बनाई जाती है जहां कह सकते हो ना तो पूरी तरह से फ्रिक्शन है और ना ही पूरी तरह एब्सेंट है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो माना कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से, लैरिंग्स और ट्रैकिया से एयर पास होती है, लेकिन कहीं उसमें डस्ट पार्टिकल हुए तो थोड़े बहुत घर्षण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए लैरिंग्स और ट्रैकिया की इनर लाइनिंग ऐसी ही बनाई जाती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ही बनाई जाती है। साथ ही साथ एक शब्द है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। कैसी? न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। कुछ नहीं करना। देखो हमने कहीं एपिथेलियम बनाई अर्थात बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स अरेंज की, बस इन्हीं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स अरेंज की इसी के ऊपर कभी कभी नर्व सेल या सेंसरी सेल अगर बना दी जाए तो बनी एपिथेलियम को न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम कहेंगे। बस न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम कहेंगे। अब ऐसी कहाँ पाई जाती है? तो किसी दिन हम तुम्हें अपनी नाक काट के दिखाएंगे और नाक काट के दिखाएंगे तो बीच में जो पार्टीशन बताएंगे, नेजल सेप्टम बताएंगे और ये इसकी लेटरल वाल बताएंगे, ऐसे इधर वाली लेटरल वाल, तब जाके दो नॉस्ट्रिल्स बन जाएंगे, नासा छिद्र बन जाएंगे। और हम तुम्हें उस दिन बताएंगे कि इसकी देखो जहाँ सरफेस वहाँ कवरिंग एपिथेलियम, नाक को सीधा सामने देखना, हड्डियाँ नहीं दिखाई देती, पिंक कलर की चिपचिपी झिल्ली दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी हम तुम्हें बताएंगे किसी म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और ऐसा एक तरफ बना ली, ऐसा दोनों तरफ होती है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कवरिंग है इसका जो अपर 1/3 पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सूंघने का काम करती है। इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। चाहे ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन कह दो और चाहे स्निडेरियन मेम्ब्रेन कह दो। नीचे की लोअर जो 2/3 पार्ट की होती है ये कुछ और करती है, जैसे फिल्ट्रेशन का काम करती है, एयर मॉइस्चरिंग का काम करती है ना, टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करती है। तो इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसको ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन या स्निडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के बनाया जाता है तो ऐसा लगता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स तो बनाई ही जाती हैं और यहीं कहीं कहीं नर्व सेल बना दी जाती हैं और ऐसे। और अलग बात है कि यहाँ कहीं कहीं उंगली धसा दी जाती है जिससे ऐसे ग्लैंड बन जाती है। अलग बात है कि इन ग्लैंड का नाम भी कभी कभी बताएंगे नेजल ग्लैंड, क्योंकि हमारी जो टंग है, हमारी जो नाक है, ये अपने स्टिमुलस को केवल पानी में घुली हुई अवस्था में ही परसीव कर पाती है ना, तो इनको नेजल ग्लैंड या बोमैन्स ग्लैंड कहते हैं। बात की बात है। तो इस तरह से ऐसी एपिथेलियम जिसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नर्व सेल या सेंसरी सेल भी बनाई जाए ऐसी को कहते हैं न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। हमारी जैसे नाक है, हमारी जैसे टंग है, हमारी पूरा इनर ईयर है, हमारी आंख की रेटिना, वहां पर भी तो रॉड और कोन्स पाई जाती हैं। तो यही एग्जाम्पल हो गए न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम के ना।
इसके बाद हम तुम्हें बताएं पिगमेंटेड एपिथेलियम। लो कुछ नहीं करना, पिगमेंट माने कलर होता है। और तुम जैसे आँख पढ़ाएंगे किसी दिन, और जब आँख पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि ये है मान लो हमारी आँख। अलग बात है कि हम सबसे पहले बाहर वाइट फाइब्रस लेयर बनाएंगे और इसका नाम पीछे की तरफ जब तक ओपेक होती है इसको कहा करेंगे स्क्लेरा, और आगे की पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पार्ट को कहा करेंगे कॉर्निया। और फिर एक मिडिल लेयर और बनाएंगे जिसके आगे चल के 3 पार्ट कर दिया करेंगे। ये जो आगे की तरफ इस समय बना रहे इसको तो आइरिस कहा करेंगे, अब जो बना रहे इसको सिलेरी बॉडी कहा करेंगे। और इधर भी आइरिस बना दी और इसके बाद सिलेरी बॉडी बना दी, और फिर पीछे की तरफ जो पोर्शन बनाया करेंगे इसको कहा करेंगे कोरोइड। क्या कहेंगे? कोरोइड कहेंगे। और इसके बाद अब तीसरी लेयर जाके बनाएंगे कहीं। जब तीसरी लेयर बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम ऐसे पूरे में बनाएंगे, इधर भी बनाई जाती है लेकिन बनाएंगे नहीं ऐसे पूरे में, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन चिपका दी क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू बनाने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए। और फिर इसके ऊपर ऐसे हमने सेल्स बनाई, सेल्स। और हम तुम्हें बताएंगे कि ये सेल्स जब बनाई जाती हैं तो भगवान ने क्या किया, जैसे हम लोग कॉफ़ी बनाने के बाद ऊपर से पाउडर डाल देते हैं, इन सेल्स में भगवान ने काला रंग डाल दिया, मेलानिन डाल दिया। ऐसा इसलिए किया था कि हुआ क्या, एक बार भगवान राम जो है रावण को मारने गए, और रावण को जब मारने गए तो रावण के शरीर से कोई लाइट रे निकली, और वो लाइट रे क्या हुआ, यहाँ टकराई तो यहाँ रावण की इमेज बनी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ टकराई, यहाँ पर भी इमेज बनी, यहाँ पर भी इमेज बनी, यहाँ पर भी इमेज। तो इस तरह से रावण एक था और इमेज अनेक बन गई। तो भगवान कंफ्यूज हो गए। चलो उस समय तो विभीषण था, उसने मदद कर दी, प्रभु ये असली वाला, बाकी सब मिरर इमेज है। तो भगवान समझ गए कि कलयुग में कोई मदद नहीं करेगा, तो उन्होंने क्या किया, ये रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए भगवान ने काला रंग डाल दिया। तुम भी जानते हो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है अपने ऊपर गिरने वाली लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ एपिथेलियल सेल्स तो हैं लेकिन इनमें काला रंग अर्थात मेलानिन पड़ा है, इसलिए रेटिना की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को, प्रथम लेयर को पिगमेंटेड एपिथेलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिगमेंटेड एपिथेलियम कहा जाता है। इसके बाद अगला मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। चाहे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह दो चाहे पूरा ग्लैंड कह दो, अभी हम आगे चल के बताएंगे, ठीक है ना। ये तो जो भी हमने मॉडिफिकेशन किए ये सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम के किए हैं, इसलिए ये सिंपल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन थे। इसी तरह हम मल्टी लेयर्ड के भी पढ़ा सकते हैं। मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम का सबसे एक ही चर्चित एग्जाम्पल है जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जैसे तुमने कभी शरीर देखा हो, और हम तुम्हें बताएंगे कि जो हमारा शरीर होता है, यूरिन कहाँ बनता है? किडनी में, और किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लाता है भाई? यूरेटर लाता है। कौन लाता है? चलो ये है मान लो यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से निकला यूरेथ्रा, इसके दरवाजे पर छल्ला होता है, स्फिंक्टर होता है। मान लो ये है हमारे किडनी, इनसे बनी यूरिन आई यूरिनरी ब्लैडर तक, एक और किडनी बना लिया, यूरिन बनी आई यूरिन तक। तो हम तुम्हें बताएंगे कि तुम भी जानते हो कि अगर जैसे यूरिन में जैसे जैसे यूरिन की मात्रा, ब्लैडर में जैसे जैसे उनकी मात्रा बढ़ती है, 100 ml 200 ml 400 ml 500 ml पर क्या होता है, हमको डिजायर ऑफ मैच्योरेशन शुरू हो जाती है, यूरिन पास करने की इच्छा होने लगती है। लेकिन कहीं भीड़ भाड़ वाली इलाका है तो हो सकता है अभी यूरिन ना पास कर सकें, तो उस समय क्या है, यूरिन तो लगातार इधर आता ही रहेगा, तो ये गुब्बारा फूलता ही चला जाता है। इसका मतलब इसके दीवार में खिंचाव सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि फटफट आ गया तो हमने कहा था अंदर कीचड़ हो जाएगा। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ सेल्स की लेयर तो बहुत होती है अर्थात, लेकिन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम कहलाती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहलाती है। बेस्ट एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर ही है, लेकिन अगर मोर देन वन ऑप्शन लगवाएं तो यहां तक ट्रांजिशनल एपिथेलियम कही जा सकती है। कहाँ? लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर और अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम को दर्शाता है। पास होते ना। इस तरह से हमने तुम्हें तमाम सारे मॉडिफिकेशन बताए। अब हम बताने जा रहे हैं थोड़ा सा, तुम्हें एक बार छोड़ रखा था ग्लैंड के बारे में। चाहे ग्लैंड कह दो और चाहे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह दो, बात एक ही होती है। ग्लैंड किसको कहते हैं? सिक्रीशन देने वाले को सदा ग्लैंड कहते हैं। अगर थूक जैसा लेवलेवा म्यूकस निकलता है तो म्यूकस ग्लैंड कहेंगे, लार निकलता है लार सलाइवरी ग्लैंड कहेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहेंगे, टीयर ग्लैंड कहेंगे। तो ग्लैंड तो हमेशा सिक्रीशन देने वाले को ही कहते हैं। और मत बोला कि ग्लैंड स्वयं एपिथेलियल टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। इसलिए एक बार सवाल पूछा गया था ग्लैंड की ओरिजिन किस जर्म लेयर से होती है, तो भाई ये बताओ एपिथेलियल टिश्यू किस जर्म लेयर से होती है? तीनों से होती है ना। जब हम तुम्हें बताएंगे ग्लैंड तो 2 प्रकार की बताएंगे। नंबर 1 यूनिसेलुलर ग्लैंड। मान लो जैसे कोई ये ट्यूबुलर ऑर्गन है और इसकी दीवार में ऐसे सेल्स बनाई, भाई जहाँ कब सरफेस वहाँ कवरिंग बनाएंगे ऐसे। अब हमने तुमसे कहा कि मान लो इन्हीं में से ये वाली सेल किसी चीज़ का सिक्रीशन देने लग जाए तो अपने आप में ये सेल ग्लैंड कहलाएगी, यूनिसेलुलर ग्लैंड कहलाएगी। और यूनिसेलुलर ग्लैंड का बेस्ट एग्जाम्पल होती हैं गट में
पाई जाने वाली, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाई जाने वाली गॉबलेट सेल्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल होती है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी प्रकार की जो ग्लैंड होती हैं उनको कह दिया मल्टी सेलुलर ग्लैंड। क्या कह दिया? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मान लो हमने कोई ट्यूब बनाई, ठीक है, ये मान लो ऐसे ट्यूब बनाई और इसकी दीवार में अंदर की तरफ कवरिंग बनाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लगता ऐसे सेल्स बिछा रहे थे और क्या किया, इसी की दीवार में उंगली धंसा दी। जब उंगली धंसाएंगे तो ये दीवार ऐसे इन्वेजिनेट कर जाएगी, नतीजा सेल्स इसकी दीवार में भी आ जाएंगे। तो ये जो कुछ बना है इसके बनने में बहुत सारी सेल्स भाग ली, इसलिए इसको मल्टी सेलुलर ग्लैंड कहेंगे। ये अलग बात है कि इसका जो सॉलिड पार्ट है इसको सिक्रीटरी पार्ट कह सकते हैं और जो नैरो पार्ट है इसको कभी कभी डक्ट कह सकते हैं। इसलिए कहा जाता है ऑल द मल्टी सेलुलर ग्लैंड आर फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम। हाँ, और एपिथेलियम कहलाता है। अब मान लो यहाँ से कोई सिक्रीशन हुआ और वो चीज़ पहले ल्यूमेन में आई और फिर डक्ट से होते हुए अपने टारगेट साइट तक आई, तो फिर ऐसी मल्टी सेलुलर ग्लैंड को हम लोग कहेंगे डक्ट ग्लैंड। क्या कहेंगे? डक्ट ग्लैंड कहेंगे। जितनी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली ग्लैंड होती हैं ज़्यादातर डक्ट ग्लैंड ही होती हैं। अरे भाई, तुमने सलाइवरी ग्लैंड सुनी थी, किसी के डक्ट का नाम स्टिनसन्स डक्ट था, किसी के डक्ट का नाम डक्ट ऑफ रिविनस हुआ करता था, किसी की डक्ट का नाम वार्टन्स डक्ट हुआ था। तुम भी जानते हो लिवर से जो कुछ बाइल सिक्रीट होकर आता है वो भी कॉमन बाइल डक्ट द्वारा आता है। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़्यादातर ग्लैंड ऐसी ही होती है, डक्ट ग्लैंड होती है। ठीक है ना, डक्ट ग्लैंड कह दो, या इन्हीं को कभी कभी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो इस तरह से इन्वेजिनेशन से मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाई और बनने के बाद उसका ये डक्ट सिस्टम वाला पार्ट नष्ट हो गया, जैसे कुत्ता काट ले घाव भर जाता है वैसे ये डिजेनरेटेड पार्ट दोबारा रीजनरेट कर जाता है। अब यहाँ डक्ट नष्ट हो गई तो ऐसी ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? डक्टलेस ग्लैंड कह दो या एंडोक्राइन ग्लैंड कह दो। क्या कह दो? एंडोक्राइन ग्लैंड कह दो। अब हम सोचो इस ग्लैंड की सेल्स ने कुछ सिक्रीट किया, वो टारगेट साइट तक आएगा कौन? तो तुम भी जानते हो हमारे शरीर में चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाने का अर्थात ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे बड़ा साधन है वो है ब्लड। ब्लड ही हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो अब यहाँ से जो भी निकलेगा वो पहले ब्लड में आएगा और ब्लड से होते होते अपनी टारगेट साइट तक पहुंच जाएगा। तभी हम तो बताएं इस ग्लैंड ने जो भी सिक्रीट किया, अब ऐसी डक्टलेस ग्लैंड द्वारा सिक्रीटेड फ्लूइड को म्यूकस नहीं कहते हैं, सलाइवा नहीं कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड जो भी सिक्रीट करती हैं उसको हमेशा हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। तो एंडोक्राइन वाले चैप्टर में हम तुम्हें एक आध नहीं तमाम सारी ऐसी ग्लैंड पढ़ाएंगे, थायराइड से लेकर पैराथायराइड से लेकर, और हम साथ साथ सब दुनिया की बातें बताएंगे। लेकिन एक अपवाद भी है भाई, बायोलॉजी साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहलाती है। जिस दिन हम तुम्हें पैनक्रियाज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? पैनक्रियाज पढ़ाएंगे, तो उस दिन बताएंगे कि हमारी जो ड्यूरनम होती है इनके बीच में यहाँ पर ऐसे पाई जाती है पैनक्रियाज। और हम कहते हैं पैनक्रियाज तुम्हें समझना है तो अंगूर का गुच्छा खरीद लाओ, प्लास्टिक वाले अंगूर। ये अंगूर के गुच्छे का मेन डंठल हो गया। अब हो सकता है इससे ऐसे ब्रांच निकली हों, ऐसे ब्रांच निकली हों, हो सकता है ब्रांच के ऊपर फिर ब्रांच निकली हों और बाद में यहाँ लगे हों ऐसे अंगूर। इस तरह से अंगूर का गुच्छा खरीद लाओ और उसको एक कपड़े में बंद कर दो तो तुम्हें साक्षात पैनक्रियाज के दर्शन होंगे। बात होता ना? हाँ, पैनक्रियाज के दर्शन होंगे। अब जो ये अंगूर हैं इनकी दीवार में सेल्स हैं, ये भी हो सकता है किसी न किसी चीज का सिक्रीशन दें और वो सिक्रीटेड फ्लूइड डक्ट के रास्ते से यहाँ टारगेट साइट तक आएगा। तो अंगूर वाला अंश जो है एक्सोक्राइन पार्ट माना जाता है। यहीं से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते, कभी बताएंगे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज टाइप के ना। इस तरह से अंगूर का गुच्छा। लेकिन कभी कभी हमने देखा अंगूर का गुच्छा खरीद लाओ, वहाँ बीच बीच में ऐसे चीटा बैठे होते हैं, काला चीटा, हरा चीटा, सफेद चीटा, पीला चीटा। इन जो सेल्स के मास होते हैं इनमें से कुछ सेल अल्फा सेल, कुछ बीटा सेल, कुछ डेल्टा सेल्स, कुछ पीपी सेल्स कहलाती हैं। और इन्हीं और इनसे अगर कुछ सिक्रीट होता है तो उसका कोई डक्ट से कनेक्शन नहीं है, तो इन चीटा के झुंड को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं और ये एंडोक्राइन पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे इन्हीं से इंसुलिन या ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन निकलते ना। तो सवाल कभी कभी ये भी बाद में बताएंगे, सवाल एंडोक्राइन में ही बताएंगे कैसे पूछा जाता है यहाँ पर। तो हमने तुमसे कहा कि पैनक्रियाज हमें समझ नहीं आता है कि इसको एक्सोक्राइन पार्ट कहें कि इसको एंडोक्राइन ग्लैंड माने, तो कहा जाता है यह मामला गड़बड़ है। जो गड़बड़ होता है उसके नाम में हेट्रो लगाया जाता है। पैनक्रियाज को हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो मुझे लगता मामला जटिल हो गया, कभी कभी इसको कंपोजिट या कॉम्प्लेक्स ग्लैंड कहते हैं। बात होता ना? इस तरह से हमने बताया कि ग्लैंड बेसिकली होती दो ही प्रकार की होती हैं। छोटी सी एक बात और बताते हैं, जब भी हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते
पड़ते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते लेकिन ज्ञान होना चाहिए। जैसे पहला सवाल पूछा जाता है कि जैसे सुना स्वेट ग्लैंड ट्यूबुलर टाइप की होती है, तो किस आधार पर जो सिक्रीटरी पार्ट है वो शकल सूरत में दिखता कैसा है, इसके आधार पर अभी हम दिखाएंगे। 3 शब्द बोले जाते हैं। मान लो ये कोई ट्यूब थी और हमने इसमें इन्वेजिनेशन कराया था, तो अगर इन्वेजिनेशन से जो पार्ट बनी, अगर सिक्रीटरी पार्ट दिखने में फ्लास्क लाइक हो तो ऐसी ग्लैंड को एल्वियोलर ग्लैंड कहते हैं। अगर इन्वेजिनेशन किया और सिक्रीटरी पार्ट कप लाइक है तो ऐसी ग्लैंड को एसिनर ग्लैंड कहते हैं। अगर इन्वेजिनेशन किया और सिक्रीटरी पार्ट दिखने में ट्यूब लाइक हो तो ऐसी ग्लैंड को ट्यूबुलर ग्लैंड कहा जाता है। इसका तो खूब एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड या स्यूडोरिफेरस ग्लैंड ना, और हम ऐसे तो इस तरह से 3 शब्द बोले जाते हैं। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि एक और तरीका है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर। जैसे कोई ग्लैंड हमने बनाई मान लो, ठीक है ना, और उस ग्लैंड में ऐसे बहुत सारे सिक्रीटरी पार्ट बनाए, एक बना दिया, एक और सिक्रीटरी पार्ट बना दिया, एक और सिक्रीटरी पार्ट बना दिया, 1000 2000 जितने सिक्रीटरी पार्ट बनाए सब एक ही प्रकार के हैं। एक एल्वियोलर है तो फ्लास्क लाइक है तो सब फ्लास्क लाइक ही हो, तो इसको मामला सिंपल कहलाएगा ना, सिंपल। और कहीं ऐसा हो कि मान लो कुछ ज़्यादातर सिक्रीटरी पार्ट फ्लास्क लाइक है, मान लो एक आध पार्ट कप लाइक हो गया तो मामला जटिल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ऐसी ग्लैंड को कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं, ऐसी ग्लैंड को सिंपल ग्लैंड कहते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ ज़्यादातर जो फ्लास्क पार्ट दिखते हैं नाम वही बोला जाता है। जैसे इसको कंपाउंड एल्वियोलर बोलेंगे, इसको सिंपल एल्वियोलर बोलेंगे। तो इस तरह से सिंपल और कंपाउंड 2 शब्द बोले जा सकते हैं। इसी आधार तरीके से डक्ट के आधार पर भी हम बताएंगे 2 शब्द बोले जाते हैं, डक्ट ग्लैंड और ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। जैसे मान लो हमने कोई ट्यूब बनाई और उसमें हमने इन्वेजिनेशन कराया तो एक डक्ट बनी, और डक्ट जो होती है वो प्रत्येक सिक्रीटरी पार्ट की अपनी खुद की डक्ट है, ये है। फिर ये दूसरा सिक्रीटरी पार्ट बनाया, उसकी भी अपनी निजी डक्ट बना दी। एक तो तरीका ये संभव है, या फिर ये संभव है कि हमने ऐसे डक्ट बनाई और उससे एक फ्लास्क लाइक पार्ट बना दिया, उससे एक फ्लास्क लाइक बना दिया, उससे तो यहाँ पर ऐसा लगता है डक्ट आगे चल के कई ब्रांचेज में बदल गई। तो इस तरह की ग्लैंड को ब्रांच्ड ग्लैंड कहेंगे, इस तरह की ग्लैंड को अनब्रांच्ड कहेंगे। ये भी बोला जाता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बताने जा रहे हैं मोड ऑफ सिक्रीशन के आधार पर, ये तुम्हें जरूर याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 शब्द बोले जाते हैं। नंबर 1 हम तुम्हें कहेंगे होलोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 एपोक्राइन ग्लैंड, और नंबर 3 मीरोक्राइन ग्लैंड। ऐसे 3 शब्द बोले जाते हैं। क्या मतलब होता है इनका? जैसे हम थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बना ले। मान लो ये कोई हमने डक्ट बनाई, ग्लैंड बनाई, और ग्लैंड बनाई, अब इसकी दीवार में है सेल्स, और इसने कुछ चीज़ की सिंथेसिस की और वो सिक्रीट हो, सेल से निकलकर ल्यूमेन में आए, तो उसके लिए अगर पूरी सेल की मेम्ब्रेन नष्ट करनी पड़े तब चीज़ बाहर आ पाए। तो ऐसा लगता है, ध्यान रखने के लिए होल माने संपूर्ण। देखो स्पेलिंग अलग होती है, होल की बात, ये तो याद रखने का तरीका है। होल माने संपूर्ण और क्राइम माने मर्डर, मतलब सिक्रीशन बाहर आने के लिए पूरी सेल का मर्डर करना पड़े तो इसको कहेंगे होलोक्राइन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो ये सेल है, इसने किसी चीज बनाया और वो प्रोडक्ट बाहर आने के लिए मात्र शिखर पर, अपेक्स पर छोटा सा छेद कर दिया, वहां से निकल के बाहर आ गया। तो ऐसा लगता है यहाँ मात्र एपिकल पार्ट का मर्डर करना पड़ता है, क्राइम करना पड़ता है। और इसका तो नाम ही बताता है मीरोक्राइन, लगता है मरे हुए का क्राइम। और मुर्दों का मर्डर नहीं सुना है? मुर्दों का कौन कुछ बिगाड़, तो ऑलरेडी मरे मराए हैं। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सेल है, इसने किसी प्रोडक्ट को बनाया, अब वो अपने आप डिफ्यूज होकर बाहर आ जाए बिना उसको नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे लगेगा कि देखा जाए यहाँ कोई मर्डर हुआ ही नहीं है, मुर्दे का मर्डर थोड़ी होता है। तो ऐसी ग्लैंड को कहेंगे मीरोक्राइन। अच्छा सोच के दिखाओ, बताओ कि सबसे गाढ़ा कौन होता है? ऑयल। उससे थोड़ा कम गाढ़ा होता है मिल्क, और उससे भी पतला होता है पसीना। तो हम तुम्हें बताएंगे कि जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं, जो स्किन बनाई जाती है ना, और स्किन में जो हेयर बनाए जाते हैं, तो उन्हीं हेयर को लुब्रिकेट करने के लिए यहाँ पर हमने जैसे ये हेयर बना दिया, लुब्रिकेट करने के लिए यहाँ पर कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं जिनको हम कहेंगे सिबेसियस ग्लैंड। ऑयल सिक्रेट करती है, उस ऑयल को सीबम कहते हैं। तो सवाल यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड नेचर वाइज कैसी होंगी? होलोक्राइन होंगी। और जो मिल्क ग्लैंड अर्थात मेमरी ग्लैंड होती है वो कैसी होती है? तभी पढ़ते हैं एपोक्राइन टाइप मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ना। और जो बाकी पसीने की ग्लैंड होती है ये कैसी होती हैं? ये होती है हमेशा मीरोक्राइन। तो इस तरह से 3 शब्द ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक ना। कहानी खत्म हो गई। पूरे एपिथेलियल टिश्यू की एक छोटी सी बात और बताएं कि चूंकि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, तो ये भी संभव होता होगा कि कोई भी टिश्यू हो
हो उसमें दो एडजेसेंट सेल्स आपस में जुड़ी होती होंगी, चिपकी होती होंगी, अर्थात किसी भी टिश्यू में, प्रत्येक टिश्यू में दो सेल्स के बीच कुछ न कुछ जंक्शन पाए जाते हैं, सभी टिश्यू में पाए जाते हैं। अब तुम ब्लड में मत पूछ देना कि आरबीसी के बीच जंक्शन होता है क्या, तब तो वहाँ तो क्लम्पिंग हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी टिश्यू में किसी न किसी प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि हम जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाएंगे तो तुम्हें बताएंगे कि मेनली 3 प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं। नंबर 1 टाइट जंक्शन, नंबर 2 हम तुम्हें बताएंगे नंबर 1 टाइट जंक्शन, और नंबर 2 बताएंगे टाइट जंक्शन के बाद कौन सा है, एडहरिंग जंक्शन, और एडहरिंग जंक्शन, और इसको दूसरी बात हम तीसरा बताएंगे गैप जंक्शन, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे 3 प्रकार के जंक्शन मेनली पाए जाते हैं, हालांकि होते तो और है, कुछ इंटरडिजिटेशंस भी होते हैं लेकिन वो नहीं मानती है एनसीईआरटी, वो 3 ही मानती है। टाइट जंक्शन क्या मतलब होता है, जरा सोच के देखो, कभी तुमने गाँव में ट्यूबवेल पे, तालाब में या गंगा जी में पानी पिया हो, तो जब हम लोग हाथ से पानी पीते हैं तो सबसे पहले ये उंगलियों, फिर प्रत्येक उंगली को एक सेल मान लेना, लंबी लंबी है, टाल पिलर लाइक है, कॉलमनर सेल मान लेना, और जब भी पानी पीते हैं तो ऐसे पानी पीते हैं कि सारी उंगलियां आपस में चिपका लेते हैं और तब जाके पानी पीते हैं। इससे फायदा क्या है, यहाँ से पानी लीक नहीं करता ना। तो ऐसे ही होता है कि गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन जो होता है वो ज़्यादातर वहाँ पाई जाती है जहाँ कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है, और कॉलमनर एपिथेलियम में ऐसे टाल पिलर लाइक सेल बनाई, लेकिन ऐसा लगता है 2 एडजेसेंट सेल की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेंथ वाइज ऐसे यहाँ पर फ्यूज कर जाती है, लेंथ वाइज ऐसे फ्यूज कर जाती है, ऐसे अब थोड़ा ऐसे लिखना है, ऐसे फ्यूज कर जाती है जिससे यहाँ भरा तेजाब बेजाब यहाँ से लीक न कर जाए। तो तुम समझ गए कि कॉलमनर एपिथेलियम में 2 सेल्स के बीच टाइट जंक्शन होता है, सबसे बड़ा फंक्शन होता है प्रिवेंट लीकेज, ये लीकेज को रोकती है। और एडहेशन माने होता है चिपकना, जैसे हमने तुमसे बताया कि मान लो 2 ऐसे होली मिलन समारोह हो रहा, ईद मिलन समारोह होगा, और हमारे तोंद निकली, और मान लो सामने चचा है उनकी भी तोंद निकली। हम लोग जब जानते हो होली मिलेंगे तो पहले गला मिलेंगे, गर्दन गले मिलेंगे, हृदय मिलेंगे, कि पहले पेट मिलेगा, पहले पेट मिल जाएगा। और मान लो उसी समय कोई बच्चा आए और वो ले आए और फेविकोल ले आए और यहाँ पे चुपड़ चला जाए, मतलब हम लोग चचा से गले मिले और फिर दोबारा हट ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पर एक पैच चिपक जाएगा। मतलब समझने के लिए ये है कि जैसे ये कोई सेल है और हमने कहा ये कोई दूसरी सेल है, तो यहाँ पर पूरी सेल नहीं चिपकेगी, केवल एक पैच चिपक जाएगा मेम्ब्रेन का, और चिपक जाएगा। तो ऐसे जंक्शन को कहेंगे एडहरिंग जंक्शन। इसकी सबसे बड़ी पहचान जहाँ होती है कि जहाँ पर ये पैच चिपकता है, प्रत्येक सेल में अंदर साइड में केराटिन फाइबर, केराटिन प्रोटीन के बने ऐसे फाइब्रिल्स दिखाई पड़ते हैं, इनको कहा जाता है टोनोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं, टोनोफाइब्रिल्स। तो इस तरह से ये 2 टिश्यू को चिपका, 2 एडजेसेंट सेल्स को चिपका देते हैं, जिससे अगर किसी कवरिंग को खींचो तो सेल्स जल्दी डिटैच नहीं होती हैं, मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देने के काम करती हैं। और गैप माने गैप होता है, मतलब जैसे ये समझो कि एक सेल ये है और मान लो ये समझो दूसरी सेल ये है, इनके बीच में हमें गैप रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, तुम जानते हो एनिमल सेल के चारों तरफ तो सेल वॉल होती नहीं, केवल सेल मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा लीमा होती है। इसी प्लाज्मा लीमा में ऐसी फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकल आई, इसी प्लाज्मा लीमा में ऐसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकल आई, दोनों की आपस में मिल गई ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने तुमसे कहा कि यहाँ ऐसा लगता है डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बन गए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी मुलायम होती है, उबला हुआ मुर्गी का अंडा से वो तक तो मुलायम होता, कच्चा अंडा कितना मुलायम होता होगा। तो इस तरह की जब एपिथेलियल जंक्शन होते हैं, इसको पकड़ खींचो पुट से टूट जाएगा। इसका काम लीकेज रोकना नहीं है, लीकेज तो यहाँ से हो सकता है, इसका काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना नहीं होता है। फिर इसका काम क्या होता है, हाँ कोई चीज़ जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, अर्थात यहाँ से निकलकर इधर आ सकते हैं, यहाँ से कोई आयन निकल के इधर आ सकता है, तो इनका मेन काम होता है आयनिक एक्सचेंज कराना, अर्थात कुछ आयन या कुछ न्यूट्रिएंट का इधर से उधर सेल से आदान प्रदान करा देना, समझना। इस तरह से कहानी खत्म हो गई एपिथेलियल टिश्यू की। और अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू।